अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अहमद अली। एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। आज के हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही खास हैं। उन्होंने थिएटर भी किया है, टीवी में भी काम किया है और उसके अलावा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर कि उनको अगर हम अधूरा छोड़ भी दें तो कहीं ना कहीं उससे हम जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि उनसे हमारा एक सोल कनेक्शन होता है। तो इनका भी अपने फ़न के साथ एक ऐसा ही रूह का रिश्ता है। तो ये कुछ भी कर लें, इनकी जो तिश्नगी एक कहीं ना कहीं इनको ज़िंदगी में महसूस होती है, तो वो अपने फ़न को साथ अटैच रहकर, फ़न के साथ जुड़े रहकर ही वो इनको तस्कीन मिलती है। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। आज के हमारे गेस्ट हैं अली मेहर। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको हम खुश आमदीद कहेंगे अपने शो पर कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया जनाब, वक्त आपने दिया हमें और हमारे लिए बहुत वैसे फ़ख्र तो है कि मॉर्निंग में आपको उठना थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं लगता है कि आज बहुत सुबह सुबह आपको प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आना पड़ा है? हाँ, मैं 10 बजे उठ जाता हूँ और थोड़ा सा 1 घंटा पहले उठना पड़ा मुझे आज। हाँ। तो अच्छा, ये बताएं, आपने अपने करियर का आगाज़ ये एक्टिंग की तरफ जो आए, जहाँ तक मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, तो उस हवाले से कि फैमिली में से कोई भी नहीं है इस तरफ आपकी, शोबिस की तरफ, तो आप कैसे इस तरफ आ गए? फैमिली में बहुत दूर का एक रिश्ता है। मेरे फूफा जी के जो हैं, उनके कोई जहाँ ससुराल में उन्होंने शादी की है, उनके बेटे की नाम है उनका, ये ख़बरनाक में भी आ रहे हैं आजकल, आफ़ताब साहब। उनके साथ मुझे मतलब कि रिसेंटली कुछ अर्सा पहले पता चला कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो मैंने कहा मिलना चाहिएगा उन्हें, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त आएगा तो इंशाल्लाह अपनी मेहनत के साथ ज़रूर आगे आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया? कब ख्याल आया कि आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं या आपको शोबिस की फील्ड में आना चाहिए? ऐसा है कि एक्टर तो बचपन से ही एक्टर होता है, उसने एक्टर ही बनना होता है। लेकिन ख़्याल जो है वो आपकी बात है कि ये मैं फ़िल्म आई थी जीवा, पाकिस्तानी सैयद नूर साहब जिसके डायरेक्टर थे, बाबर अली उसमें हीरो था, जवेद शेख साहब, बड़ी कास्ट थी, रेशम थी, नीली थी और उनका फर्स्ट फिल्म थी ये बाबर की और रेशम की। तो उसे फ़र्स्ट टाइम मैं जो है सिनेमास पर के यहाँ जाकर देखा जब उसके, तो वहाँ मुझे बाबर की लुक और उसका काम बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी ख़्याल आया कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो बस वहीं से मेरी जो है वो आगाज़ हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते, कोई प्लेटफार्म नहीं था और मुल्तान में मेरी रहाइश थी, तो मुल्तान में होते हुए एजाज चंदा साहब, आपने नाम सुना है, बहुत सारे लोग जी जानते जी, हैं। थिएटर के डायरेक्टर हैं। हाँ जी। तो उन्होंने फिर एक ड्रामा डोली है पटवारी ले गया, इस टाइप का नाम था, तो उसमें उन्होंने मुझे चांस दिया। तो मज़े की बात उसमें ये थी कि जैसे मैंने वो करैक्टर किया पहले दिन, तो वो मेरी आवाज़ दब गई, तो मुझसे बोला नहीं गया। पहली एंट्री थी और बहुत ही मैं डिसहार्ड हुआ। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि आप आ जाओ। तो मैं जब थिएटर से आ गया उनके पास गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो मैं उनके पैरों में गिर गया। मैंने कहा यार फ़नकार जो होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब कि आला है, इनका मुकाबला कोई नहीं, बिल्कुल। एक्टिंग बहुत मुश्किल है। और बस उसके बाद फिर मैंने दूसरा शो किया, तो उसमें कुछ वही लाइनें जो दी थी उन्होंने फिर बोली। फिर आहिस्ता आहिस्ता चल सो चल चलते रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिनका मैं मेरे फेवरेट हैं बाबर अली साहब, उनके साथ मेरा लास्ट प्ले हीर रांझा मैंने जब किया आर्ट काउंसिल में, नई आर्ट काउंसिल मुल्तान में, तो वहाँ फिर उनके साथ जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि यार आज मेरा जो है ना वो जो मुझे मिल गया, मेरा जो मैं चाह रहा था, मेरी मेहनत का सिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाबर अली हैं वो आपकी इंस्पिरेशन है, आपने उनसे इंस्पायर होकर इस फील्ड की तरफ आपने कदम रखा। बाबर अली हर लिहाज से मेरे जो है मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं उन्हें मिला, उनके साथ बैठा हूँ, उनका बेटा है अब्दुल्ला, उनकी सालगिरह पर भी गया हूँ और उनके साथ एक रिलेशन बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद किसी को मालूम हो या ना, बाबर भाई तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त के नमाजी हैं। हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी ड्राइवर से रुकवा कर उन्होंने, एक छोटी सी मस्जिद थी, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी हमने। तो बात यह है कि वो अगर उस लाइन में भी है तो इस लाइन में मैं भी, अल्लाह का शुक्र है। आपके हेयर स्टाइल में भी मुझे बाबर अली की एक झलक नजर आ रही है कि कुछ स्टाइल ऐसा उनका कुछ माजी की मूवीज में रहा है इस तरह से। बस ये आपकी नज़रे करम है कि रब के बाद आपने देखा है कि आपको लगा है, आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है। और अहमद भाई, आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। और नए आने वाली नस्ल में आप जैसे लोगों को आना चाहिए। मैं अहमद भाई बहुत शौक़ से मक्स जो है वो देखता हूँ, और आपकी बातें और आप नए लोगों को जो लेकर आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो इस पर मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
ये एक्चुअली हमारे चैनल की पॉलिसी है कि साउथ पंजाब के अंदर मेरे ख्याल में चैनल्स वैसे तो नहीं है बहुत ज़्यादा, जो एक दो चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से वो न्यू टैलेंट को ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं मौका दे रहे हैं। तो मक्स की ये शुरू से पॉलिसी रही है, और संडे स्पेशल स्पेशली जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से काम कर रहा है कि इसमें हम ऐसे टैलेंट को बुलाएं जो वाकई ही हमारे साउथ पंजाब का सरमाया है और बहुत सारा काम कर चुके हैं, और हमारे लोगों को नज़र आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए यहाँ पर आकर काम करने का। तो यहाँ पर जब बचपन की आपकी बात हो रही है कि आप बता रहे हैं कि आपने बाबर अली की एक फ़िल्म देखी थी, तो उसके बाद आप इस तरफ आए, तो जी। क्या बचपन में घर पे भी कोई एक्टिंग वाला सीन बनता था कि अम्मा से अब्बा से कोई ड्रामा करना, स्कूल नहीं जाना, या कोई और ऐसी सिचुएशन में एक्ट करना? बहुत अच्छा बच्चे एक्ट कर जाते हैं ना, कभी बीमारी का एक्ट करना, कोई और एक्ट करना, तो क्या सिचुएशन होती थी आपकी? स्कूल की बात ये है कि उसमें ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो शुरू में जब मेरा बचपन गुजरा है तो गांव में था। तो गांव में बस स्कूल ऐसे कि वालदा मेरी उस वक्त ये रिवाज था कि अब्बू तो चले जाते थे, बल्कि अब्बू मेरे मुल्तान थे, जॉब करते थे, तो वालदा ही मुझे स्कूल ले जाती थी। तो वालदा मुझे स्कूल छोड़ कर आती थी, ये 2 गेट होते थे स्कूल के, बड़े गेट से वो छोड़ के जाती थी। तो जैसे असेंबली होती थी मैं अपना बस्ता उठाकर जो अम्मी के घर, अम्मी जो होती थी वो अकेली होती थी, वो नानी अम्मा के घर चली जाती थी, तो मैं भी वहीं से जो है ना वो घर भाग आता था। यानी भाग अक्सर आता मेरा ये मास्टर मेरे पीछे होते थे और मैं आगे आगे होता था, ये हकीकत है। तो इसलिए इतना ज़्यादा मेरी एजुकेशन भी नहीं, एफए किया सिंपली, और आगे पढ़ा भी नहीं, इसी शौक शोबिस की की वजह। फील्ड में इतना ही चलता है, सुनने में आता है कि सलमान खान ने भी इंटर ही किया हुआ है, जस्ट ग्रेजुएट नहीं है वो भी एफए में मेरी एक सप्ली आ गई थी। ये मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है यहाँ टेक्नोलॉजी कॉलेज में, एफए के लेवल के बराबर ही है। बिल्कुल। तो उसको भी मैंने बाद में फिर एक सप्ली भी दी है। उसका भी बड़ा एक मज़ाहिया वाक़या है कि मैं यूनियन में था, और यूनियन में जैसे होता है उस वक्त जमीयत और एमएसएफ था, एमएसएफ और पीएसएफ इस तरह की पार्टियाँ थी। तो मैं उस वक्त जो है ना पेपर सुप्रीडेंट से लड़ के बाहर लेकर, एक तरबूज वाला था, वो कह रहा मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है। तो उस वक्त उन्होंने जो है ना मुझे कहा कि यार बेटे ये क्या, मैं तरबूज वाले के पास बैठ के जो है ना उससे पेपर अपना हल किया, हल करके उन्हें दे के आया, और सुप्रीडेंट को कह के आया, अगर मेरा पूरा पेपर ठीक है, अगर इसमें मैं फेल हो गया ना तो तुझे फेल कर दूंगा। आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो तो इसका मतलब है मीरा से तो बेहतर होगी ना या मीरा आपको चैलेंज कर सकती है इंग्लिश के मामले में? जी मीरा जैसी तो हम बोल ही लेते हैं मीरा जैसी बोल मीरा लेते हैं। जैसी इंशाल्लाह। वैसे वो कहते हैं ना, दिल खुश हुआ है एक और गुनाहगार देखकर, हर शख्स पारसाई की आला मिसाल था। तो मैं भी कुछ इसी टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरा तो ये रहा है कि मैं प्राइमरी लेवल तक तो मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद पता नहीं मुझे स्टडी से कैसा कि बिल्कुल लगाव नहीं रहा था, और दिसंबर टेस्ट में अमूमन में फेल हुआ करता था, और घर वाले कहते थे इस बार इसने एनुअल एग्जाम में फेल होना है, लेकिन कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसी मेहरबानी होती थी कि पास हो जाता था। तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा। तो अभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की जहां हम बात करें, हमारे कैमरामैन जो यहाँ पर मौजूद है फरहान, ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। पिछले दिनों इनकी सीवी देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो फिर मैं देखकर अंदर ही अंदर कुछ शर्मिंदा हो रहा था कि यार इतने हाई मार्क्स लेने वाले, 80% के करीब इनके मार्क्स हैं, तो माशाल्लाह बड़ी माशाल्लाह। बात है ये। अमर भाई मैं माशाल्लाह, सवाल तो आप पूछ रहे हैं, प्रेजेंटर आप हैं। मैं ये कहूँगा कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया के भी देख लीजिए, रणबीर कपूर, और इसके इनकी भी एजुकेशन जो है ना वो बस इतनी ज़्यादा नहीं, हाई फाई नहीं हुई, और नाम इनका बहुत बड़ा हुआ। क्या वजह है इसकी? आपको कुछ समझ आती है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग होते हैं ना, कि मतलब कुछ स्टूडेंट इस किस्म के होते हैं, वो बहुत पढ़ाकू होते हैं, तो उनकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होती, वो सारा फोकस किताबों पर होता है। तो वो उस एक मैदान में, तालीमी मैदान में तो बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवा लेते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, तालीम भी शायद दुनियादारी के लिए कर रहे होते हैं कि हमें थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन हाउ नाउ होनी चाहिए एजुकेशन की, लेकिन हमारा जो असल अटैचमेंट होती है, लगाव होता है, वो अपने फ़न से होता है। तो मेरा भी यही था, मेरा तो कई बार स्टडी को स्किप करने का इरादा बना, तो मैं बीच में सोचता था कि मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचता था कि यार लोग क्या कहेंगे कि अब ये सिर्फ मैट्रिक पास है, सिर्फ इंटर पास है। तो ऐसे करते करते फाइनली मैंने ग्रेजुएशन किया, और अब मैं सोचता हूं कि मुझे अपना मास्टर कंप्लीट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये फरहान साहब जो हैं, इन्होंने आला तालीम हासिल की है माशाल्लाह, फिर आला मकाम पर भी तो बैठे हैं। जी, अभी ये स्टूडेंट हैं और बड़े यंग हैं, तो अभी तो ये स्टडी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने एक प्ले लंडा बाजार, जी बड़ा पाकिस्तान का फेमस ड्रामा रहा है, तो उसमें आपने जो बड़े सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम किया, और उन आर्टिस्टों के साथ काम करना एक बड़े, मतलब मिलना भी, मुलाकात करना भी बड़ी बात होती है। तो बहुत कुछ, ऐसा था। हाँ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो क्या फीलिंग है उसके बारे में, कैसे आप वहाँ तक मतलब पहुँचे, मुल्तान से वहाँ जाकर काम करना? वो ऐसा था कि लंडा बाज़ार उन दिनों में हमारा एक प्ले चल रहा था, हीर रांझा,
जैसे मैंने आपको पहले बताया है। बाबर भाई के साथ एक अच्छा लिंक बन गया। उन्होंने कहा कि यार आप काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ज़ाया हो रहे हो, स्ट्रगल करो, लाहौर चले जाओ। बिल्कुल। तो फिर उनकी कोई शूटिंग थी फैसलाबाद में, तो मेरा उन्हीं दिनों ड्रामा भी चल रहा था फैसलाबाद में बाबर के साथ। तो उनका एक आर्टिस्ट था, काशिफ महमूद का दोस्त होता है, जिस करेक्टर तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो काशिफ महमूद के साथ उसका जो टाउट एक दोस्त होता है, तो वो उस दिन नहीं आया। मतलब कि वो आया ही नहीं शुरू से, उसे जब कास्ट किया तो वो आ नहीं सका। तो उन्होंने कहा यार कि ये करेक्टर आप कर लो। तो मैंने फिर, मुझे ना करेक्टर से तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्या है, मैंने कहा ठीक है जो दे दो जी, फर्स्ट टाइम है तो बंदे को शौक ही इतना होता है। तो मैं फिर वो करेक्टर मैंने वो कर लिया। अच्छा, करेक्टर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। कहते हैं एक बिल्डिंग है ना, अगर उसमें से एक ईंट ना हो तो वो ईंट कहने को बहुत छोटी है, तो बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा दाग नजर आता है। तो हर किरदार किसी भी प्ले को, किसी भी चीज़ को, प्रोजेक्ट को बहुत मुकम्मल तभी बनाता है, उसमें छोटे से छोटे किरदार की बहुत अहमियत होती है। तो ये भी बड़ी बात है कि इतने बड़े लोगों के साथ आपने काम किया और काम करने का आपको मौका मिला। तो ये बताइए कि आजकल सुनने में मुझे ये आ रहा है, बल्कि आपसे ही बातों बातों में मुझे एक बार पता चला था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 40 साल से अधूरा है। हाँ, वो कैसी अजीब सी बात है ये कि मेरी और आपकी एज से भी बढ़कर वो जो है 40 साल से अधूरा, जो हमने ही मुकम्मल करना है। तो मेरे ख्याल में अगर ये फिल्म बनती है, एक ऐसी फिल्म है जिसको अली महर साहब बनाएंगे कि वो 40 साल से फिल्म अनकम्प्लीट है और एक रियल बेस्ड स्टोरी पर है, रियलिटी पर है। वो हकीकत एक वाकया हुआ है और एक बुजुर्ग ने लिखा था और वो बस अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद उन्होंने किसी को दे दी कि यार ये आप बनाना, यानी फौत होने से पहले बीमार हुए, उनको दे दी। जवेद जेदी नाम है, स्टेज की दुनिया का अच्छा नाम है, मिस्टर जेदी भी लोग कहते हैं। आजकल फैसलाबाद में उनका ड्रामा। वो शूट कुछ मतलब हुई है फिल्म उसके हवाले से? हाँ जी, कुछ शूट हुई थी। मेरा करैक्टर था उसके अंदर, मैं फ़कीर बना हुआ हूँ, बड़े बाल हैं। पहले तो बहुत मैं एक जिसे कहते हैं कि अमीर घर का बच्चा होता हूँ, तो ये मेरी सोच होती है ये पानी इधर से क्यों आ रहा है, ये मैं अमीर क्यों हूँ, मेरी ये ख़ुराक क्यों है, गरीब की वो क्यों है। तो इस तरह की बातें एक ज़हन के पे आती, जैसे साइकी टाइप। ये फिल्म तो 40 साल से अगर बन रही थी तो फिर ऐसा मतलब आपको इस कितने साल बाद इस फिल्म में कास्ट किया गया? तकरीबन मुझे 25 साल बाद जो है वो मुझे एक शख्स मिला। हम संगम थिएटर से बाहर आए तो चाय के वहाँ एक ढाबे के ऊपर, तो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उसने कहा मिल गया जी, मुझे मिल गया। मैंने कहा पता नहीं यार क्या हो गया, ये क्या कह रहा है, मिल गया, कौन मिल गया इसको। तो फ़ौरन मेरे पास, भाई मिल गया मिल गया। उसने एक पेपर निकाला, उसके ऊपर रफ सी एक तस्वीर बनी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये वही है। तो मैंने कहा क्या? फिर उन्होंने बिठा कर चाय वगैरह बुलवाई, चाय हम पिलाएंगे। तो फिर उन्होंने फिर ये सारी डिस्कस की। तो वो करने के बाद अमर भाई के 8 साल फिर नहीं बनी, आधी बन गई। मैंने करेक्टर कर लिए, यंग का करेक्टर करना था, बूढ़े का करवाया उन्होंने, लेकिन वो फिर नहीं बनी। अब वो डायरेक्टर जो था वो उसने मुझे दे दी। अब मुझे दी हुई को भी 5 साल हो चुके हैं। तो मैं हालांकि अभी खुद काम भी कर रहा हूँ, बहुत सारे मैंने अपने काम कर लिया है। मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी काम किया, बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई, शॉर्ट स्टोरीज़ भी बनाई। तो मैं उसे भी शॉर्ट स्टोरीज़ करके बना सकता था, लेकिन कई दफ़ा मैंने उसको उठाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्या वजह फिर रुक गया हूँ। भी अभी ज़रूरत है। कल ही की बात है कि मैं नमाज ईशा पढ़ कर जो बैठा, सोच रहा था कि मैंने कहा या अल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे बंदों से मांगते हैं, कुछ लोग तेरे बंदों से मांगते हैं। और मैंने देखा और बहुत ही मायूसी हुई कि रब को छोड़ के बंदों के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहिए। तो मैं तो इन बंदों से कभी नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे इनका मोहताज करना, और मैं अल्लाह आपसे ही मांगता हूँ। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मेहनत करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, मुझे उसका सिला दो। तो अचानक से एक अपने ही माइंड में ख्याल आया कि यार तुम वो सूफियाना कलाम की जो आपको बुज़ुर्गों ने वो दी है, आप इसको क्यों नहीं बना लेते, और इसके बनाने से इंशाल्लाह हो सकता है कि आपकी ये वीडियो वायरल हो जाए। तो ये एक मुझे लगा ऐसा। तो अब इस पर आप शॉर्ट स्टोरी पर काम करेंगे या फिर आप इसको एक सिनेमा के लिए फ़िल्म बनाएंगे, इस बारे में हम जानेंगे अली महर साहब से मज़ीद। चलते हैं ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल।
भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। रोज क्षमा की हो महफिल, और तूने पीछे बिल बोली ना, साकी की जुबान क्षमा, साकी की जुबान है क्षमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ क्षमा कुकिंग ऑयल एंड क्षमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मग संडे स्पेशल प्रोग्राम। आज के हमारे गेस्ट हैं अली मेहर और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो अधूरी है। कुछ चीज़ें कहते हैं जो अधूरी रह जाती हैं, उनके अंदर भी एक बड़ा, वैसे एक मैंने कहीं पढ़ा था कि अधूरी कहानियाँ, अधूरे लोग, टूटे हुए दिल और पुरानी हवेलियाँ ये बहुत ख़ास होती हैं। इनको समझने के लिए ना एक आपको बहुत ही हसास दिल चाहिए, तो ये अपने आप में एक दास्तान होती हैं। तो आपके पास एक ऐसी अधूरी कहानी है जो तकरीबन 40 साल से इनकम्प्लीट है, तो मुझे इस चीज़ ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगी है, बड़ा दिलचस्प सा वाक़या ये लगा है। तो आप इसको अगर कंप्लीट करते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, तो ये मैं नहीं जानता कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या बिजनेस करेगी, अगर ये सिनेमा के लिए बनती है, कामयाब होती है, नहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड ज़रूर बनाएगी ये फिल्म के जो 40 साल में कंप्लीट हुई है। तो आई थिंक मुगल आज़म को भी फेल कर जाएगी बात। अमर भाई ऐसी बात नहीं है, ये सिनेमा की फिल्म नहीं है। अगर हमारी जो ऑडियंस है इस वक्त जो है वो जो देखना चाहती है ना, वो इसको नहीं देखेगी उतना, क्योंकि ये हम या तो सोशल मीडिया के लिए बनाए या तो फिर टीवी के लिए। टीवी पर आजकल अच्छा एक अलमिया ये भी है कि जितने भी चैनल्स के मालकान हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस बना लिए हैं, तो बिजनेस बाहर जाने ही नहीं देते, लोगों को अप्रूवल ही नहीं देते हैं कि आप यहाँ पर टीवी पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएँ। या फिर चंद एक ऐसे लोग हैं जिनके साथ उन्होंने ऐसा अपना कनेक्शन बनाया हुआ है, जिनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, बस उन्हीं को चांस दे रहे हैं, वही वर्क कर रहे हैं। अमर भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में सबसे जो है, मैं कहूँगा कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा, हमारे मुल्क का सबसे बदगुमानी है ये लोग क्या करते हैं कि मैं ही नहीं, हमारा जो फील्ड है शोबिज़ ही नहीं, इसके अलावा भी जिस फील्ड में जिसके पंजे गड़े हुए हैं, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा, ये हमारा कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, सियासत को देख लीजिए, तो जिसके पंजे गड़ गए फिर दूसरा जो है अपोजिशन में और वो एक दूसरे का मुखालिफ। इसी तरह हर इंडस्ट्री में, मैंने फैक्ट्रीज़ लाइन में भी काम किया, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मैंने जो डिप्लोमा किया होता है एसोसिएट का, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का किया। तो उससे पहले फिर मुझे जो है ना डस्ट एलर्जी का जो खदशा हो गया था, डॉक्टर्स ने कहा था ना करो, तो वहाँ भी मैंने देखा टेक्सटाइल जो मिल ऑनर्स हैं उनके अंदर भी एक मुकाबला है। इससे हटकर तो आपको मैं एक ऐसी मज़ेदार बात बताऊँ, मुझे ये मालूम ही नहीं था, मेरे मामू है ट्रांसपोर्टर, मुझे नहीं पता था। एक दफ़ा मैं उनके ऑफिस में चला गया तो आपस में लड़ाई हो रही थी, बहुत बड़ी बात हो रही थी। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो, क्या मसला क्या मामू? तो कहने लगा कि हमारा टाइम है, मैं सादकाबाद से कराची का टाइम होता है, तो मैं 50,000 रुपये पर मंथ जो नई गाड़ी आती है उनसे हमने लेना होता है, 70 लाख का टाइम बेचते हैं। मैं हैरान हो गया, यार ये पैसे ना गवर्नमेंट को पता, ये एक बदमाशी है, सरासर बत्ता गोरी है कि मैं अपनी नई गाड़ी अगर ले लेता हूँ 1-2 करोड़ की, तो मैं किसी अड्डे पर चला नहीं सकता। शोबिस तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ तो फिर आपको पता है कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई समझता है कि मैं आ गया हूँ,
तो वहीं पर बस वो जो है ना वो कहता है जी बस मैं आगे किसी को ना आने दूं। यही बात है यहाँ पर हमारे इधर। एक तो न्यू चेहरे नजर नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, और जो न्यू चेहरे नजर आ भी रहे हैं तो वो एक ही स्टाइल की एक्टिंग कर रहे हैं। वर्सटाइल एक्टर ऐसे नजर नहीं आ रहे जिनमें एक अलग फ्लेवर आपको नजर आए, अलग एक्टिंग के अंदर उनको वैरायटी नजर आए। तो ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज के लोगों को मौका नहीं दे रहे कि वो अपना एक दिखाएं। तो पिछले दिनों एक प्ले था, तो प्ले का नाम नहीं लूंगा, उसमें हमारे सराइकी वसेब से एक लड़के ने करेक्टर किया था, आर्मी पर ड्रामा बना था। माशाल्लाह। तो उसका करेक्टर बड़ा हिट हुआ था और कराची के एक चैनल पर चला था, प्राइवेट चैनल पर। तो वो लड़का गुड लुकिंग नहीं था हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका जो लहजा था, जो उसका बात करने का स्टाइल था, वो सराय की मट्टी की जो खुशबू जाती थी, वो तमाम करेक्टर्स में एक अलग ही नज़र आ रहा था। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि वीक पॉइंट बना लिया जाता है लोगों का। तो लोग, आप डिफरेंट लोगों को मौका दें तो उसमें यह है कि इंडस्ट्री में एक आपको अलग फ्लेवर मिलेगा देखने को, ये यकसानियत खत्म होगी कम से कम। और बाकी हमारे यहाँ पर पीटीवी जो है वो तो काम कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, पीटीवी तो बस ऐसे ही है। मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग पर खर्चा किस लिए किया गया। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना जिन्होंने हमारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट की है पीटीवी। फिर सबसे बड़ी बात ये है उसका सारा बोझ उन्होंने वापडा पर डाल दिया है। अब घरों के अंदर जो बिल आ रहे हैं, कितने बिल आ रहे हैं, तो उसका पहले से इतने ज़्यादा बिल है, उसके अंदर एडजस्टमेंट फ्यूज़ ये वो, उसमें पीटीवी की जो फीस है वो भी मुफ्त की डाल दी गई। स्पेशली पीटीवी मुल्तान की हम बात कर रहे हैं, पीटीवी मुल्तान पर कुछ काम नहीं हो रहा है, जितना भी मतलब पहले कभी थोड़ा बहुत हुआ है। और इसको एक तासुब भी हमें नज़र आता है कि आपने एक लैंग्वेज तक महदूद कर दिया है इस चैनल को। वो मंजूरी इसीलिए हुई थी कि वो सराइकी था, इस वजह से वो, उसके अलावा सराइकी का एक बजट है, जैसे लाहौर पीटीवी चल रहा है, इस्लामाबाद चल रहा है, तो इसका बजट यूं समझ लीजिए कि 1 रुपए में से 5 पैसे होगा। तो फिर जितना बजट होगा उतना ही उन्होंने काम करना है। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस के बोलने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल में एक टाइम होना चाहिए कम से कम कि इस टाइम पे ये ट्रांसमिशन चलेगी, और मौका मिलना चाहिए। स्पेशली यहाँ पर टॉक शोज होने चाहिए। टॉक शोज बहुत ज़्यादा बजट नहीं लेते हैं, तो आप यंगस्टर्स को मौका दें तो इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। खैर, ये बताइए कि आप जब एक्टिंग में हैं, शोबिज़ में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको रोज़ न्यू चेहरों के साथ कह सकते हैं कि शोबिज़ की परियों के साथ काम करने का मौका मिलता है, भले शॉर्ट स्टोरीज़ के हवाले से काम करें या थिएटर के हवाले से करें। तो मिसेज़ आपकी कभी पॉजेसिव होती हैं और कहती हैं कि ये किस फील्ड में है और किसके साथ हैं? नहीं, वो मिसिस को पता था पहले से ही कि जब मैंने उनके साथ रिश्ता जोड़ा है तो मैंने उनसे कहा था कि मैं शोबिज़ में हूँ और आपने जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं करनी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी लाइफ जो है, हमारी इज़्वाजी ज़िंदगी जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो वो कमिटमेंट पहले हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी औरत ज़ात है। तो उन्हीं दिनों में मेरी शादी हुई थी जब बाबर अली के साथ मैं फैसलाबाद गया हुआ था, तो वहाँ बड़ी स्कैंडल की बात जो है आपने की। मसरत शेख माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टर है, मुझसे बड़ी थी, मैं तो उन्हें आपा कहता था। एक दफ़ा उनके कपड़े कोई ख़राब हुए तो मैंने कहा मैं आपा जी मैं धो देता हूँ, क्योंकि जूनियर एक्टर होता है, वो कहता है, कोशिश करता है कि चलो कर दे कुछ। तो मैंने कपड़े उनको बड़े धो कर दिए। तो वो अखबार वाले वहीं थे, कोई मुझे नहीं पता, किसी ने जो है ना वो अखबार में लगवा दी कि महर साहब जो है वो अली कपड़े धो रहा है मसरत शेख के। तो अखबार आई तो वो घर में, मेरा छोटा भाई है, बहुत शरारती है, कोशिश होती है उसकी, उसने भाभी को आके दिखाया, भाभी ये देख लो आपकी शादी को अभी हफ्ता नहीं हुआ, वो उधर कपड़े किसी और के धो रहा है। तो उसने रो रो के बुरा हाल कर फिर दिया। घर आकर आपसे कपड़े धुलवाए होंगे भाभी ने, तो सदबरी की होगी ना। बस मिन्नतें तरले, फिर उसने कहा कि यार ऐसा नहीं होता, ये शोबिज़ है, किसी ने गलत किया, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक़ भी है, लड़कियाँ भी होती हैं जैसे आपने अमर भाई कहा, लेकिन ये है कि कभी उस नज़रिए से नहीं देखा। यकीन जानिए कि गलत सोच से पहले जो है ना अपनी मौत याद आ जाती है। ये जो हम लोग भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन वापस लौटना है, ये हकीकत है। अच्छा, ये भी अलमिया है कि एक डॉक्टर अगर फीमेल डॉक्टर के साथ काम कर रहा है ना, तो एवरीथिंग इज ओके। बैंक के अंदर अगर कोलीग्स मेल फीमेल हैं, वो एक दूसरे के साथ कितने भी फ्रैंक हैं, साथ बैठे हुए हैं, तो वो सब ओके है। जी। और एक मेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट को चेक कर रहा है तो वहां तक भी ठीक है। लेकिन जब एक एक्टर परफॉर्मेंस के दौरान अपनी फीमेल एक्ट्रेस का, अपनी कोलीग का हाथ पकड़ता है, अपनी को एक्ट्रेस का, या उसके साथ कुछ परफॉर्मेंस कर रहा होता है, तो जब वो ऑन एयर होती है चीज़, लोगों के सामने आती है, तो लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती हैं। वो कहते हैं हाय मज़े, तो इस किस्म के वो आते हैं। तो पिछले दिनों मैं एक कैरेक्टर कर रहा था, उसमें किडनैपिंग का सीन था। तो वो सीन तकरीबन शायद 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया होगा कि लड़की मॉल से बाहर निकल रही है, उसको पकड़ना है और 30 सेकंड में उसको उठाकर गाड़ी में डालना है। तो जाहिर सी बात है, उसे लिफ्ट करना था, गोद में उठाकर उसे गाड़ी में डालना था।
अब ये सीन था, उस सीन को जिसने देखा ना तो सबने कहा हाय मजे। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि यार जो करेक्टर कर रहा है वो तो उस 30 सेकंड में अपने करेक्टर पे फोकस किए हुए है, बिल्कुल उसके माइंड में तो कोई सोच आ ही नहीं सकती। उसको तो ये है कि कैमरा कैसे देख रहा है और मैंने 30 सेकंड में कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है। लेकिन देखने वाला पूरी कहानी बना लेता है। तो पता नहीं लोग क्यों इतना नेगेटिव सोचते हैं। अमर भाई, आप अच्छे आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह, आपका काम भी मैंने देखा है। और बात ये है कि हम ये जो काम करते हैं, हम अपने उन जो हमें देखने वाले होते हैं उन लोगों के लिए हम करते हैं, तो वो उनको जब तक मज़ा ना दें तो फिर उनको मज़ा कैसे आए। तो वो यही समझते हैं ये हकीकत है, इनको बड़े मज़े आ रहे हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये होती है कि जैसे आपने कहा कि फोकस होता है हमारा एक्टिंग के ऊपर, उस वक्त तो ज़हन भी नहीं होता, इस चीज़ माइंड किसी तरफ नहीं जा रहा होता। और जो एक सीन में आपको 2 लोग नजर आ रहे हैं, अगर वो एक रोमांटिक सीन की भी ऐसी डिमांड है कि बहुत क्लोज नजर आ रहे हैं, तो उसके बिहाइंड द कैमरा 50 लोग खड़े होंगे कि वहां पर आपको कोई फीलिंग नहीं आ सकती है ऐसी। तो आप वहां पर उसको आपा जी समझ कर ही खड़े होंगे। उस पर एक्ट ही हो सकता है, यानी आप उसको कर ही रहे होते हो, मज़ा दूसरे ले रहे होते हैं। मजा दूसरे ले रहे होते हैं। तो आप ये बताएं, बच्चों में किसी को आपकी फील्ड में आने का शौक हुआ हो? अब जैसे मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, तो उसमें बच्चे तो आते जाते रहते हैं मेरे ऑफिस में, तो देखते भी रहते हैं और बच्चे काम कर भी रहे हैं साथ साथ। एक भतीजा है मेरा, वो भी काम कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। शौक़ तो है उन्हें भी, लेकिन थोड़ा सा अभी दूर किया हुआ है कि वो पढ़ लें, क्योंकि जैसा कि आप ने कहा और मैंने भी अपनी स्टोरी बताई है कि फिर एजुकेशन जो है वो अनकम्प्लीट रह जाती है। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। और कभी कोई बच्चों का प्रोग्राम हुआ, बच्चे का कोई करैक्टर हुआ, तो उसके अंदर मैंने जो है ना उसे कर लिया। तो और बाकी जो है कि जैसे आपने पूछा कि फ़ीमेल्स में मुझे जो है वो रेशम बहुत पसंद है फ़िल्म के लिए। तो रेशम का मैंने जब फिल्म देखी तो उसका वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया, जानू सुन ज़रा। तो वो सुनकर ऐसे कानों को जो है ना वो बड़ी। तो अब ज़रा आप 2 लाइन गुनगुना कर भी दिखा देना, फील करें कि आपके सामने फरहान नहीं रेशम है। फरहान साहब आपको रेशम बना दिए थोड़ी देर के लिए, माजर चाहते हैं। वो आवाज़ मेरी इतनी खास नहीं है। गाना हुआ है जिसमें बाथरूम सिंगर बैठा है आपके सामने भी। बाबर अली ना वो लेके आते हैं, मतलब के गिटार वो बजाते हुए आ रहे हैं। इस्तांबुल में ये फिल्म शूट हुई थी, तो उसमें वो गाना जो बाबर ने पिक्चराइज, बाबर और रेशम पर पिक्चराइज हुआ है, तो बाबर साहब के बोल होते हैं। तो रेशम के लिए वो कहते हैं, जानू सुन ज़रा पलकें तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, सांसों में सजा लूं मेरे। बस इसी तरह का कुछ ऐसा है। जी, चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का अच्छा सा वाइंड अप करेंगे। आपने देखते रहना है मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोलियां साइकिल की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली।
वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली, और आज के हमारे गेस्ट हैं अली मेहर। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। ये एक जहां पर एक एक्टर, मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाया है कि एक एक्टर हैं, एक्टिंग में इन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ इनका एक अपना चैनल भी है, यूट्यूबर भी हैं। तो आप जो यूट्यूब के लिए वर्क कर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसा फीडबैक मिल रहा है? जब एक साफ सुथरा कंटेंट तैयार किया जाता है तो उस पर व्यूअरशिप ज़्यादा आती है या फिर वल्गैरिटी को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं? बात ये है कि अमर भाई के मेहनत जो होती है ना किसी की, ये कभी रहेगा नहीं जाती। कुछ लोग गलत तरीके से आगे जल्द आ तो जाते हैं, लेकिन उसी तरह वो वापस भी चले जाते हैं। बात यह है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने अपने उस्तादों से यही सीखा है, उन्होंने यही बताया है कि लगे रहो, कभी ना कभी इसका सिला ज़रूर और मिलेगा। सिला मिलता है। यकीन जानिए कि इसका सिला मिलता है। एक में हमारे दोस्त हैं, इंडिया से हैं। दोस्त ऐसे हैं कि यूट्यूब पर एक दूसरे से चैटिंग वगैरह या मैसेज वगैरह होते रहते हैं। तो 9 साल उस बंदे की मेहनत थी, लेकिन उसे कोई भी सिला नहीं मिला। जैसे एक वीडियो वायरल हुई है उसकी, तो यकीन जानिए उसकी जो बाकी के पीछे जिसको कभी किसी ने नहीं देखा था, वो वीडियो भी देखी गई, और 900 मेरा ख्याल 900 मिलियन, नाम मैं उस चैनल का यहाँ हम नहीं लेना चाहेंगे, 900 मिलियन उस चैनल के जो है ना, 900 मिलियन बहुत होते हैं। तो उसको इतना मतलब कि वहाँ से एडवांटेज मिला है। तो देखिए कि एक बंदा गलत काम कर रहा है तो गलत करते कभी भी पकड़ा जा सकता है। जैसे टिकटॉक्स बंद हो गई, कुछ गलत किस्म के व्लॉग्स बन रहे हैं, इनके ऊपर भी बाज़ औक़ात उंगली उठाई जाती अच्छा, है। ऐसा कंटेंट भी नज़र आता है हमें यूट्यूब पर जो बिना सर पाँव का होता है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं और बात क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल अमर भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2-4 व्लॉग्स मैंने देखे हैं जो देहाती बिल्कुल सराइकी हैं, और उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। वो या ये कहते हैं, देखें, देहाती या सराइकी होने में इशू नहीं है, हमारी ये एक साउथ पंजाब की बहुत मीठी अच्छी ज़ुबान है, लेकिन बात यह है कि आप जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि जिसमें मतलब कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो। आप जो थीम दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो या अवेयरनेस हो, दोनों पहलुओं में से एक पहलू तो होना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं था कि देहाती या वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये चाह रहा था कि ये ऐसे देहाती मतलब कि अपनी जो है वो उठाने की बजाय, अपनी कौम को, अपनी ज़ुबान को, बजाय उनको अगर कोई प्लेटफार्म मैसर होता है, कोई अच्छा कंटेंट लेकर आगे आए, लेकिन वो बस वही रही सही, ये फसल ये है, ये है, यहाँ से पानी इधर आता है, ये हमारा दादाजी है, ये हमारा अब्बू जी ये है, चीज़ें नहीं ये है। अब मेरी बहन है, ये छोटी सी बच्ची है, ये खाती है। यार क्या करेंगे ये लोग, कब तक सुनेंगे? हाँ, मतलब वो यही है ना कि अब मैंने इतने बजे टॉयलेट जाना है और इतने ये बजे ऐसी मैंने बातें नहाना है और बिल्कुल मैंने अमर ये भाई। खाना खाना है और ये मूली है और ये गाजर है। तो हम ये भी कर चीज़ें- सकते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता। लोगों को एंटरटेन करना है, लोगों को क्या देना है हमने। व्लॉग का मतलब क्या है कि लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन दे, लोगों को कोई ऐसी जिद्दत की चीज़ जो है वो बताई जाए। अच्छा, इस पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, शायद ये चीज़ है कि आपके दिल में जो आता है आप वो कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और अभी मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को। तो मेरे ख्याल में किसी की ज़ात को इस तरह से क्रिटिसाइज करने का राइट किसी का भी नहीं बनता है। तो अभी मैं पिछले दिनों यूट्यूब पर भी देख रहा था और फेसबुक पर भी उनकी वीडियोस होती हैं, वकार ज़का। तो वो लोगों को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो कभी किसी टिकटॉकर के फेस के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, कभी किसी के बारे में कोई चीप घटिया बात कर रहे हैं, वल्गर बात कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि ये वकार ज़का, हु इज़ दिस पर्सन, मतलब कौन है ये, इसकी पहचान खुद की क्या है? मीडिया में तो इसकी कोई पहचान नहीं है, कोई चैनल के ऊपर इसका कोई प्ले ऑन एयर नहीं हुआ, कोई शो अगर इसने किया है तो वो बीच में बंद हो जाता है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। तो मतलब ऐसा क्यों है कि ये दूसरों पर तनकीद कर रहा है, दूसरों के फेस पर रिएक्शन दे रहा है, जबकि हम एक इस्लामी मुमलकत में रहते हैं। तो कम से कम बहैसियत मुसलमान हमें अपनी इस्लामी इक़दार का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह के बनाए हुए लोगों पर हमें कमेंट्स पास करने का कोई हक नहीं बनता कि हम कहें कि ये तो मतलब टूटी जैसा मुंह है और ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो इस किस्म की नहीं करनी चाहिए चीज़ें। तो उसको खुद को देखना चाहिए कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है और वो क्या मुकाम रखता है लोगों के दिलों में। अमर भाई, बात यह है कि मैं इस प्रोग्राम में किसी का नाम नहीं लूँगा। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। असल में होता ये है कि इनके पास अपना कोई कंटेंट नहीं होता, कोई अपना ऐसा नहीं होता कि मैं कोई अपना जो है मेरी चीज़ अपनी पेश करूं। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं आपकी बात को आगे लेकर चलूंगा
कि ये लोगों में सबसे बड़ी बात ये भी एक ज़हनी बीमारी है। जी जी, ये सिक पर्सन है, ऐसे मेंटली तौर पर बीमार हैं ये साइकी लोग। किस्म के लोग हाँ होते हैं बिल्कुल ये। साइको हैं ये। इस किस्म की हरकतें इसीलिए करते हैं लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए। वो कहते हैं ना कि बात भी उसी के बारे में की जा रही होती है कि जो कुछ हैं, अगर वो कैसे भी हैं, टिकटॉकर्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप उनके बारे में जब बातें कर रहे हैं, उनके फेस पर रिएक्शन दे रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप को उनसे कुछ ना कुछ खतरा है कि वो फेम में आपसे आगे ना चले जाएं। ये भी बात होती है, और मैंने जो बहुत रिसर्च की है जब से मैं सोशल मीडिया में खुद आया हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के बारे में, हालांकि मेरा चैनल है लाइव भी मैं उसमें आ सकता हूँ, मैंने किसी के ऊपर बहतान नहीं लगाया, झूठ नहीं बोला, किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। बात ये है कि जब आप किसी फेमस बंदे के बारे, अमर भाई आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं उठकर अपने चैनल में सोशल मीडिया पे उठकर एक बात करूं कि यार ये तो बंदा ही कोई ठीक नहीं है, ये फलां है, यकीन करें मैं आपको बताऊं आपका चैनल और ज़्यादा चलेगा, ये लोग देखेंगे। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम किसी के बारे में बुरा करते हो, देने वाला तो मैं हूं, फिर आप मुकाबला कर ले मेरे साथ, मुकाबला मैं देता हूँ। इस तरह हुआ है और ऐसों को मुंह की पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले दिनों हमने भी एक टिकटॉकर को इनवाइट किया था अपने शो पर, तो उसको इनवाइट करने के बाद लोगों ने कुछ ने नेगेटिव कमेंट्स भी पास किए, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हमारे साउथ पंजाब से था, तो वो उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसकी व्यूवरशिप अच्छी थी, फॉलोवर्स काफ़ी थे, तो हमने कहा कि उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें बुलाना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद महज यही था, लेकिन कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स पास किए, तो हमने उस चीज़ को भी दिल पर नहीं लिया। हमने कहा कि मतलब अगर आप बात करते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें हमें ये जाहिर करती हैं कि आप मक्स न्यूज़ से अटैच हैं, इनको देख रहे हैं। अपने सजेशन दीजिए और हम मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा गेस्ट है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमें अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, जिसके पास बहुत टैलेंट है, उसको ओब्लाइज करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मक्स न्यूज़ से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम संडे स्पेशल प्रोग्राम में उसको ज़रूर इनवाइट करेंगे। तो आपको प्रोग्राम में बुलाकर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हुई। आप बताइए कि आपको मक्स संडे स्पेशल में आकर कैसा लगा? बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इस प्रोग्राम करते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज सोचा था कि यार जल्द उठा करूं, वॉक भी किया करें, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अहम है। और हमें अपने व्यूज़ को भी बताना चाहिए, जितने भी हमारे देखने वाले हैं। फरहान साहब ख़ास तौर पर आप थोड़े से हेल्थी हो रहे हैं, मतलब कि आप जो है ये खाना खा के वॉक किया करें, बल्कि सब लोगों के लिए, कि ये हमारे लिए काफ़ी सेहत के लिए जो है ना वो है। तो इसी दुआओं के साथ जनाब आपका शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, जाते जाते आप अली महर साहब एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा उन व्यूवर्स के लिए जो देख रहे हैं आपको, जो यंग टैलेंट हैं, जो शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अमर भाई के ये फील्ड अब ऐसी नहीं रह चुकी जैसे हुआ करता था। टैलेंट को कोई नहीं अब सराहा रहा, कोई भी किसी को आगे लेके नहीं जाता। गरीब बंदा है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो कैसे आगे आए? उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, ठीक है, खाने के लिए पेट में जो है वो अच्छा खाना नहीं, फेस उसका मतलब कि उस तरह से होगा तो वो कैसे आगे आएगा? टैलेंट है उसमें। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और मैं उन्हें काम भी दे रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, काम भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले इतनी तेज़ी के दौर में कोई किसी को बनाता फिरे। कोई भी नहीं है, हर बंदे ने अपनी जो है प्रोडक्शन बनाई हुई है। मैं कराची गया हूँ, कराची में एहसन खान साहब की अपनी प्रोडक्शन है, हुमायूं सईद की अपनी प्रोडक्शन है, अदनान सदीकी की अपनी प्रोडक्शन है। ये कितने बड़े बड़े मतलब कि स्टार्स हैं, इनकी अपनी अपनी प्रोडक्शन है। अभी राहत फ़तेह अली खान साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं, अदनान सदीकी उसके डायरेक्टर हैं, उनकी एक अपनी प्रोडक्शन है। वो भी अब आपको बता दूँ कि राहत साहब भी जो है वो फिल्मों में आ रहे हैं, पहली फिल्म उनकी आ रही है। तो ये ऐसा है, बहुत मुश्किल है मतलब कि आगे आना इस वक्त। बल्कि यूं कह सकते हैं हम, एक्टिंग की फील्ड आजकल ना एक इलेक्शन की तरह बन चुकी है, सियासत की तरह है। बिल्कुल कि बिल्कुल। इसमें आप पहले इन्वेस्ट करें बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, कुछ दिखाएंगे तो आप सामने आएंगे, अगर आप मतलब कुछ लगाएंगे नहीं तो आप इस फील्ड में सामने नहीं आ सकते। और आपको जेब से खर्चा करना पड़ता है। लोगों को लगता है बहुत लैमलाइट है, बहुत ग्लैमरस लाइफ है, जो एक्टिंग में एक करेक्टर भी कर चुका है तो शायद लाखों में मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार तो फ्री काम करना पड़ता है और बहुत सारे तो फेक डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपसे काम देने के बदले में पैसे भी मांगते हैं कि आप पैसा दें और उसके बाद फिर काम करें। तो इस किस्म की सिचुएशन है, लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा बचें। और मेरी ज़िंदगी का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी ऐसे, अलबत्ता तो लोगों से सामना हुआ नहीं, एक दो लोगों ने मुझे ऐसी ऑफ़र्स की थी, तो कभी फ्री काम मत करें।
अपने आप को इतना सस्ता मत करें कि आप मुफ्त में काम करें। अगर सामने वाले को बेनिफिट नहीं मिल रहा आपके काम से तो फिर इसका मतलब है आप उसको काम कर कर ही ना दें। अगर कोई कहता है कि हमें इससे कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई फिर आप काम कर क्यों रहे हैं। थोड़ी पेमेंट लें, ज़्यादा लें, पेमेंट ज़रूर लें। जब आप पेमेंट लेकर काम करेंगे और सामने वाला भी आपको पेमेंट देकर काम करेगा तो आपको एहसास होगा कि वाकई ही आपने कुछ काम किया है और आपके अंदर टैलेंट है। और मुफ्त में अपने आप को अगर आप पेश करते रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसके साथ ही अहमद अली को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए। नेक्स्ट संडे फिर से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, अल्लाह ने के बाद।